नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। आप देख रहे हैं हमारा ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका शीर्षक है विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम हेतु आईसीटी। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आज विभिन्न विषयों को पढ़ाने में, उनको समझाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान में हम सब जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आईसीटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि आज तकनीक का युग है और हम जब बात करते हैं तकनीक की, हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी की, वर्चुअल लैब्स की। तो क्या है ये रोल और किस तरीके से आज ये एक ज़रूरत बन चुकी है, इस विषय पर हम इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर आए हैं, जिसे आयोजित किया जा रहा है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIET NCERT नई दिल्ली के द्वारा। आप हमारा ये ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे PM ई विद्या चैनल 6 से चैनल नंबर 12 पर, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं कार्यक्रम के दौरान भी। क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो हम कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, कैसे आप एक असेसमेंट जो होता है उसमें भाग ले सकते हैं, और अगर आप 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसे आप दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगी आज के सत्र के अंत में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, कोई सुझाव है, आप एक अध्यापक हैं, छात्र हैं या सिर्फ एक दर्शक हैं, लेकिन इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8800440559। एक ईमेल आईडी भी है आप सभी के लिए, जो है training.helpdesk@ciet.nic.in। क्योंकि आप इस सत्र का सजीव प्रसारण हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैट बॉक्स में जाके भी अपने प्रश्न, सुझाव, राय, प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज हमारे इस ट्रेनिंग सत्र का पहला दिन है। जी हाँ, और पहले दिन में आज हम बात करेंगे विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम के लिए आईसीटी, जिसमें हमारा खास ध्यान रहेगा नीतिगत परिप्रेक्ष्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र पर। तो आज के सत्र में हम किनसे संवाद करने वाले हैं, कौन हमें इस बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला है? हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अतिथि, आपका उनसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि द्विवेदी। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैम सहायक प्रोफेसर हैं CIET NCERT नई दिल्ली में। मैम, इससे पहले कि हम सत्र की गहराई में उतरें और हम बात करें उन मुख्य बिंदुओं की विस्तार से, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के सत्र में मुख्य रूप से आप किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल, पहली बात नमस्कार, तो आप सबको मेरा नमस्कार। आज के अगर हम सत्र की बात करते हैं, जैसा ऑलरेडी हमें ये चीज़ बताई गई है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज के सत्र का, वो है कि विज्ञान के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में आईसीटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप देख सकते हैं तो हम शुरुआत करने वाले हैं परिचय से। एक संक्षिप्त में बताया जाएगा कि आईसीटी क्या है, विज्ञान की शिक्षा में आईसीटी क्या है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करना चाहेंगे नीतिगत परिदृश्य की। फिर आता है कि आईसीटी की आवश्यकता क्या है। स्पेसिफिकली अगर हम अपना मुख्य केंद्र बिंदु रखेंगे तो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा विज्ञान का विषय। इसके साथ साथ कहाँ तक, किस हद तक, जिसे हम कहते हैं स्कोप, वो क्षेत्र के बारे में, उतने क्षेत्रों के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हम आईसीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षक की क्या भूमिका होगी वहाँ पे, क्योंकि एक क्लासरूम की बात करें, किसी कक्षा की बात करें, किसी प्रयोगशाला की हम बात करें, या किसी भी जगह की, पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जिनके जो कहीं ना कहीं हमें भविष्य में ये डायरेक्शन दे सकती है, हमें दिशाएं दे सकती है, या फिर हमें आज उनको समझने की ज़रूरत है ताकि
भविष्य में जाके हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और ये पूरे सत्र का जो अंत होगा वो एक कंक्लूडिंग रिमार्क या तो फिर आप कह सकते हैं एक निष्कर्ष के साथ हम इस सत्र को अंत करेंगे। जी मैम, बहुत बढ़िया। यानी अब हमने जान लिया है कि सत्र में हम किन किन बातों पर बात करेंगे और क्या हम इस सत्र से आशा कर सकते हैं, क्या हम कुछ सीखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि आईसीटी जो कि एक मुख्य बिंदु है आज के पूरी हमारी चर्चा का, तो आईसीटी है क्या और शिक्षा के क्षेत्र में कर क्या रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? बिल्कुल, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा मैडम ने ऑलरेडी पूछा, ये एक दार्शनिक प्रश्न है कि आखिर के किसी भी संदर्भ के जब बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका अस्तित्व क्या है। अगर हम आईसीटी की बात करते हैं तो इंग्लिश में वो बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट जब हम बात करते हैं हमारी हिंदी के वर्जन की तब वो बनता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपने में शामिल करता है, जिनका उपयोग सूचनाओं को आप देख सकते हैं बनाने में, संग्रहित करने में, संसाधित करने में और संप्रेषित करने में, यानी उनको बनाने यानी क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, प्रक्रियाओं में लगाने के लिए और यहां तक कि कम्युनिकेट करने के लिए भी किया जाता है। तो आईसीटी सिर्फ एक केंद्र नहीं है, वो पूरा का पूरा एक भंडार है। अब वो हम पे डिपेंड करता है, हम उसके मुख्य संवाददाता हो सकते हैं या उसके प्रेषक हो सकते हैं कि हम उसे किस तरीके से अपनी कक्षा में या अपने पर्यावरण में उसका इस्तेमाल करते हैं। जी। दूसरी जो बात की गई, क्योंकि आज जो हमारा सबसे पहला केंद्र बिंदु है वो है विज्ञान की शिक्षा, तो विज्ञान की शिक्षा से पहले जरूरी है शिक्षा में। तो शिक्षा में अगर हम आईसीटी की बात करते हैं तो वो शिक्षण व अधिगम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको और बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या विपुल संसाधन मतलब हमारे पास बहुत सारा एक पूरा भंडार है, उसमें इस तरीके से वो एड ऑन किया जा सकता है या इस तरीके से उसको एकीकृत किया जा सकता है कि हमारा जो क्रियात्मक शिक्षण अनुभव है वो सुगम बन सकता है और उसमें भी वो सहयोग और संचार को बढ़ावा दे सकता है। जब हम क्रियात्मक शिक्षण अनुभवों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। सहयोग और संचार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात करते हैं देश के हर उस छात्र को हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, उससे जोड़ने की, कोई भी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। आज हम बात करते हैं दिव्यांगजनों की भी, कि उनके लिए भी गणित और सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर, क्योंकि आज हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों को सीखना कितना सुगम बनाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो आईसीटी है इसके कुछ मिथक भी हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग समझते हैं ये तो सिर्फ इंटरनेट पर चैट करना है, कुछ लोग समझते हैं ये तो एक बस कुछ पल का रुझान है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, या फिर इससे पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि हमें तो चाहिए एक भौतिक रूप से एक प्रयोगशाला जहाँ पर हम जाएं, एक हमारे सर पे एक अध्यापिका या अध्यापक खड़े हों। तो क्या मिथक हैं और वास्तविकता क्या है, उसको आप जरूर हमारे सामने लाइए। बिल्कुल हरप्रीत जी, आपने कहा और सामने आ गया क्योंकि हमने उसके बारे में भी सोचा कि जब भी किसी संदर्भ की बात की जाती है तो उस सोसाइटी में, उस समाज में उसको लेकर के कुछ धारणाएं बनती हैं। जी। अब धारणाओं में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं हमारी मिथक धारणा और दूसरा होता है कि वास्तविकता में वो कहाँ स्टैंड लेता है या उसका क्या स्तर होता है। जी। अगर ऐसे देखा जाए, जैसे पहली हरप्रीत जी ने कहा कि सबसे पहला एक कॉमन सामान्य मनुष्य का ये थॉट रहता है, एक ये पॉइंट रहता है कि भाई कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करना मतलब आईसीटी को यूज करना नहीं। इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईसीटी तकनीकों का एक विस्तृत श्रृंखला है, जो शायद कभी अगर हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं, अपने भूतपूर्व में जाते हैं, तो जब हम टेलीविजन की बात करते थे, जब हम रेडियो की बात करते थे, जब हम टेलीफोन की बात करते थे, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज हम बने हैं कंप्यूटर के लिए, इंटरनेट के लिए, वाईफाई के लिए, और उससे भी अब आगे हम आने वाले हैं अपने उन्नत तकनीकों के बारे में भी, जो बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो बात करता है AR VR टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले जो एक मिथ धारणा है, जैसे मिथक को जिसे हम मिथ कहते हैं, मिसकंसेप्शन कहते हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि सिर्फ इसने अपने आप की सीमा कंप्यूटर और इंटरनेट तक नहीं रखी। दूसरी एक और जो बहुत सामान्य तौर पे कही जाती है कि क्या शिक्षकों का प्रतिस्थापन है ये? प्रतिस्थापन का मतलब हो रहा है आपका रिप्लेसमेंट। नहीं, ये शिक्षकों का प्रतिस्थापन नहीं है, ये एक उपकरण है
ये एक संसाधन है जिसमें आप बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल शिक्षक करने वाले हैं, वो इस्तेमाल विद्यार्थी करने वाले हैं, वो इस्तेमाल एक पर्यावरण में होने वाला है जहां पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि आईसीटी शिक्षण व अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने का एक उपकरण है, ना कि वो टीचर का रिप्लेसमेंट। जी। तीसरी बात आती है क्या केवल तकनीक प्रेमी शिक्षकों के लिए है। जब आप बात आ गई कि शिक्षकों का रिप्लेसमेंट, तो एक और पॉइंट सामने आता है, कई बार बहुत बार आपने सुना होगा कि क्या तकनीक प्रेमी का मतलब है टेक्नो सेवी पीपल, तो क्या सिर्फ उनके लिए है? तो नहीं। आईसीटी का जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी जो मुख्य जो उसकी धारणा बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि सभी शिक्षकों के लिए उसको सरल और उसे सुलभ बनाया जा सके, ताकि अंततः जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारा शिक्षण व अधिगम है, उसे और अच्छे से आगे की तरफ अग्रसर किया जा सके। जी। और अगर हम मिथक या वास्तविकता के बारे में देखने की बात करें तो एक और बात हमारे सामने आती, क्या सबकी पहुंच में है? हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे आईसीटी के संसाधन हैं जो महंगे हो सकते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन अगर हमें अपनी कक्षा तक पहुंचना है या कक्षा तक आईसीटी को पहुंचाना है, तो हमारे पास ऐसे कई संसाधन हैं जो मुफ्त में भी अवेलेबल हैं, जिनका हमें उपलब्धि मुफ्त में भी हो सकती है और कम खर्च में भी हमारे पास अवेलेबिलिटी हो सकती है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं कई बार। फिर आता है सीखना व समझना मुश्किल है, क्योंकि आज तक जब भी हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, सीखने सिखाने की बात करते हैं, तो एक सोच हमारे पास है, किताब हमारे सामने आएगी, हम उसको पढ़ेंगे, हम उसका एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, हम पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। यहाँ के अगर पॉइंट को या इस संदर्भ को लिया जाए तो आईसीटी का जब उपयोग की बात आती है तो हमें बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है। हर चीज हमारे लिए नहीं बनी है, वैसे ही हमें ये एज अ टीचर, एज अ यूजर, जो इसे यूज कर रहे हैं, जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सोचने की और समझने की जरूरत है, और उनका उद्देश्य उनके सामने क्लियर होना चाहिए कि उन्हें आईसीटी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर उनको ये चीज पता होगी तो इसको सीखना व समझना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मुश्किल इतनी नहीं होगी कि आप उसे कर ना सके। और अंतिम वाला है जो ऑलरेडी हरप्रीत जी ने एक बार बता दिया कि क्षण भर का रुझान है, जैसे कहीं ना कहीं हम ट्रांजिटरी ट्रेंड की बात करते हैं कि आज इसकी जरूरत है, कल इसकी जरूरत है या नहीं, और कल जिसकी जरूरत है वो आज अवेलेबल है या नहीं। तो जब उसकी बात आती है तो सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है कि आईसीटी सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र का अंग नहीं है, वो इस पूरी दुनिया का अभिन्न अंग है। और अगर वो हर एक क्षेत्र, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी अगर आप क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है उसके भविष्य को आकार देना। तुलनात्मक तरीके से अगर कहा जाए तो शिक्षा में भी या शिक्षा के क्षेत्र में भी, विभाग में भी उसका यही मुख्य उद्देश्य है कि उसके भविष्य को वो एक आकार दे सके। लेकिन मैम, यहाँ पर एक मिथक मेरे पास और है, जिसके वास्तविक पहलू पर प्रकाश आपको डालना होगा। वो कहते हैं कि भाई आईसीटी तो ज़रूरत बन चुकी है समय की, और आपने बात करी उन्नत तकनीक की, तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट जीपीटी भी कुछ होता है। अब ये जो चैट जीपीटी है, जिसने चीज़ों की उपलब्धता, मैं कहूँगी, इतनी आसान बना दी है, तो क्या आपको लगता है कि ये छात्रों की या किसी की भी रचनात्मकता को और नवाचार को प्रभावित कर रहा है? ठीक है, आपने एक और मिथक अंग की बात की, तो इसके लिए मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी, जब आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं, या आप गूगल जेमिनाई, इसी तरीके का एक और गूगल जेमिनाई है, या माइक्रोसॉफ्ट में को पायलट है, जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे लिखा होता है कि इट इज सब्जेक्टेड टू बी चेंज। वहां पे इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको उसमें बता रही हूँ, या उसमें ये दिया होता है कि पहले आप खुद भी इस चीज को चेक करें। तो चैट जीपीटी या कोई भी इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, उनका मकसद है आपके सामने चीजों को लेके आना। अब ये हमारा मकसद बनता है कि हमें ये चेक करना या हमें इस चीज का मूल्यांकन करना कि जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो सही है या नहीं। और इसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगहों से उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो रचनात्मक तरीकों के मतलब का जो वे था, जो हमारा पाथ था, उसे चेंज कर रहा है। उसे वो ये नहीं कर रहा है कि हमें वो खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ, उसका जो पाथवे है, उसका जो
हमारा पग जा रही थी उसको थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे जो सूचना हमें उपलब्ध कराई जाती है उसके लिए आपका रचनात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप उसमें फीड करेंगे आपको वैसा ही उत्तर मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं और फिर वो आपको क्या उत्तर दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं नीतियों की, क्योंकि हम बात करते हैं जितना भी हम ये नवाचार की बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये सब आ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो नीतियाँ इस बारे में क्या कहती हैं, कैसे वो इसमें एक बहुत ही बड़ा, मैं कहती हूँ अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, थोड़ी इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, नीतियों सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम किसी भी संदर्भ को जोड़ना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं, जिसे हम गाइडलाइन कहते हैं, जिसे हम दिशाएं कहते हैं, जिसे हम नीतियों को कहते हैं, उस पे ध्यान देने की हमें जरूरत है। अब अगर हम देखते हैं शिक्षा नीतियां, तो शिक्षा की जो नीतियां हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो हमें ये, अगर मैं इन टोटल इन नटशेल अगर मैं कहूं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उस पे काम कैसे किया जाए ताकि पूरे शिक्षा के क्षेत्र का विकास अग्रसर हो सके। अब जब उसमें एक और अगर हम एक एड ऑन या एक और अगर हम एक केंद्र बिंदु को जोड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसका एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि हर विषय की शिक्षा सभी तक पहुंचे, एक्सेस फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, एवं वो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण भी हो। गुणवत्तापूर्ण का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। तो इट इज, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सब तक क्वांटिटेटिवली, यानी हम जैसे वो बोलते हैं ना न्यूमरिक लेवल पे, सिर्फ नंबरों से हमारा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी शिक्षा उतनी क्वालिटी लेवल की, उतनी गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि ये परिवर्तन कैसे संभव है, ये परिवर्तन तब संभव है जब हम उन नीतियों का गहन अध्ययन करें और उसमें भी जब हमने आज जिस तरह से हमारा जो आज का सत्र है उसे हमने एक सीमित किया हुआ है विज्ञान की शिक्षा को लेकर के, तो विज्ञान शिक्षा को प्रभावित करने वाली नीतियों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। आईसीटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा में, उसे देखने की जरूरत है, उस पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और जैसा मैं बार बार इस चीज पे अगर आप थोड़ा गौर करें, मैं पॉइंट कर रही हूं, मैं एक फोकस बना के रखा है कि शिक्षक क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए भी, शिक्षकों के लिए भी इसके द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमें अपनी नीतियों की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये तो हमने देख लिया कि नीतियां क्यों हैं और नीतियां किस तरीके से एक परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण साधन भी है। जब भी कोई नीति बनती है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बिल्कुल सबसे निचला तबका है, जो सबसे कमजोर वर्ग है, उस तक उसका लाभ हम पहुंचा सकें, तभी वो एक सफलता की कुंजी मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की और इसके मुख्य प्रावधानों के बारे में, तो आईसीटी को अगर हम केंद्र बिंदु रखकर चलें, इस बारे में एनईपी 2020 क्या कहती है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अगर एनईपी 2020 की बात की जाए तो एनईपी 2020 एक बहुत मुख्य और एक आधारभूत फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है हमारी शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए और उसके विकास के लिए। जी। तो अगर आईसीटी से संबंधित मुख्य प्रावधानों को देखा जाए एनईपी 2020 में, तो सबसे पहला अगर मुख्य रखा जाए तो उनका सबसे बड़ा एक फोकस आया है कि शिक्षा में तकनीक का एकीकरण, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। ये सबसे मुख्य केंद्र की बात रखी गई है, जिसके लिए फिर से अगर मैं थोड़ा सा एक रिपीटेटिव मोड में आऊं तो बात की जाती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और डिजिटल साक्षरता की। डिजिटल साक्षरता का मतलब है डिजिटल लिटरेसी। जिस तरीके से किसी भी राष्ट्र के आगे बढ़ने में एजुकेशन, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुख्य भूमिका अदा करती है, वैसे ही किसी भी देश के विकास के लिए डिजिटल लिटरेसी भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात आती है, मैंने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया है, उपकरण, संसाधन। जब उपकरण और संसाधन की बात आती है तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं डिजिटल बुनियादी ढांचा, उसके भी विकास की जरूरत है। उसके विकास के लिए जो मुख्य हमारा स्रोत हो सकता है वो ये है स्रोत कि हमें सब तक पहुंचाना है उसे, और दूसरा जो भी हमने विकास किए हैं उनका विकास, इसके साथ साथ उन्हें किस तरीके से उपयोग
उपयोग किया जाए। अगर उसका उपयोग ज़्यादा है तो उसके विकास के लिए और आगे अग्रसर हुआ जाए, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जी। तीसरा, मैं जैसे कह रही हूँ कि शिक्षक ही है जो इसे क्लास में लेके जाने वाला है, शिक्षक ही है जो इसे प्रयोगशाला में लेके जाने वाला है, शिक्षक ही है जो एक मार्गदर्शक बनने वाला है विद्यार्थी के लिए भी, बिल्कुल, कि उसे किस तरीके से आईसीटी को इस्तेमाल वो कर सकता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए शिक्षकों को भी ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकल स्किल, तकनीकी स्किल क्या है, किस तरीके से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करना सिखा भी सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और बहुत मुख्य उद्देश्य है जिसके बारे में अगर बात करते हैं कि 21वीं सदी की स्किल्स, 21वीं सदी की स्किल्स यानी 21st सेंचुरी स्किल्स की जब हम बात करते हैं, उनमें जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, कौशल के बारे में, जैसे समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये स्किल्स अगर मैं आपको कहूं तो साइंस, विज्ञान के हिसाब से बहुत ज्यादा इन पे जोर दिया जाता है। और जैसे आपने भी कहा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो आईसीटी से हेल्प से, आईसीटी को इस्तेमाल करते हुए इन सारे कौशलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे भी जोर दिया जा सकता है, और शिक्षकों को इसके बारे में और आगे अच्छे से समझाया जा सकता है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो भी प्रावधान हैं वो केवल छात्र केंद्रित नहीं है, बल्कि वो शिक्षक केंद्रित भी हैं, और यहाँ पर शिक्षकों की जो उनकी गुणवत्ता है उनको बढ़ाने के लिए उनका प्रशिक्षण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी बात होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं आईसीटी की शिक्षा के क्षेत्र के संदर्भ में, तो हम खाली उच्च शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा है कि हमें छोटे बच्चे को भी आईसीटी से जोड़ना है, ताकि आगे जाके जब हम वो बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक जो उसका एक स्तर होना चाहिए, किस तरीके से वो उसको भी बढ़ावा देना, और उसकी जो बुनियाद है वो बचपन से ही रखी जाती है, उसके बारे में हमारे पास क्या है? बिल्कुल, तो जब भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की बात करते हैं तो उसमें भी ये चीज बताई गई थी कि हमारे पास 4 मैंडेट डॉक्यूमेंट्स, 4 दस्तावेज आने वाले हैं, और उन 4 दस्तावेजों में से अगर हम 2 दस्तावेजों की बात करें जो स्कूली शिक्षा को थोड़ा और ज्यादा मतलब उस पर फोकस करते हैं, तो वो उसमें एक आता है फाउंडेशनल स्टेज जो 2022 में आया, और स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो 2023 में आया। अगर फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो प्रारंभिक बचपन की बात हो रही, जो बात आपने कही, तो प्रारंभिक बचपन में आयु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुभव का परिचय देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी वो एज या वो आयु नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल इतने अच्छे से कर सके, लेकिन उसका परिचय उन्हें देने की जरूरत है। इसके साथ साथ डिजिटल साक्षरता के लिए, डिजिटल साक्षरता देने में वक्त लग सकता है, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी कौशल है, जो बेसिक स्किल्स है, उनके विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। और उस वक्त जो शिक्षा प्रणाली जो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जैसे कि गेम बेस्ड लर्निंग, खेल आधारित व गतिविधि आधारित शिक्षा, जिसे हम एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग कहते हैं, उसका समर्थन करने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैम, इससे पहले कि आप इस पर और चर्चा करें, इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं हमारा ई जादुई पिटारा, बिल्कुल, जिसमें हम समझते हैं कि खेल आधारित शिक्षा क्या है, किस तरीके से होती है। तो उसके लिए ई जादुई पिटारा जो हमने ही विकसित किया है, हमारा इन हाउस एक तरीके से कह सकते हैं, वो इसमें बिल्कुल एक सटीक, मैं कहूँगी, उदाहरण है इसका। जी, बिल्कुल। जैसे आपने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हमें प्रोवाइड किया, एक उदाहरण आपने दिया जो हमारे खुद की तरफ से बनाया हुआ है, ई जादुई पिटारा। जादुई पिटारा है उसका, इलेक्ट्रॉनिक में हमारा ई जादुई पिटारा आया हुआ है। तो अगर हम एक तरीके से इसको पूरा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, तो आईसीटी और प्रारंभिक विज्ञान शिक्षा को लेकर के सबसे पहले कहीं ना कहीं खेल आधारित शिक्षा में तकनीकी को किस तरीके से एकीकृत किया जा सकता है वो देखा जा सकता है, बुनियादी कौशल का विकास देखा जा सकता है। फिर से कहीं ना कहीं बार बार एक चीज आ रही है, शिक्षक की भूमिका, क्योंकि ये सब करने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ा है। और नैतिक विचार, ये इसके बारे में अगर मैं सिर्फ एक वाक्यांश में अगर इसे मैं कहूं कि ये उनकी ऐसी उम्र है जहां उन्हें ये भी जानने की जरूरत है कि आईसीटी कितना इस्तेमाल करना है, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो इस वक्त की उम्र है वो इस चीज को खुद डिसाइड करना आप बोल सकते हो, या फिर वो खुद ये सीमा नहीं लगा पाएंगे। तो शिक्षकों का, अभिभावकों का, या जो भी उनसे बड़े हैं, उनका ये भी यहाँ पे एक रोल रहता है, एक भूमिका वो अदा करते हैं कि किस तरीके से उनको ये बताया जा सके कि डिजिटल साक्षरता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आईसीटी को अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कितना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है,
आपने जैसे कहा कि हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो अगर इसी तरीके से छोटे बच्चे अगर यूट्यूब को यूज करते हैं, उनके लिए बहुत कॉमन एक सामान्य प्लेटफॉर्म है, या कोई भी वो गेम खेलते हैं, तो कितना तक उन्हें खेलने की जरूरत है, कितना उनका स्तर है, उसके बारे में भी बताया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ बात खाली छात्रों की या शिक्षकों की नहीं हो रही है, यहाँ पर अभिभावकों की भी बात हो रही है, दर्शकों की बात भी हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये सभी के लिए खुला है, ये सभी के देखने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के लिए वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक समुदाय होने के नाते भी हमारा इन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, अब जैसे आपने ही कहा था कि एक दूसरा भी हमारे पास है, कि हमारा दूसरा भी दस्तावेज आ चुका है, जिसे हम स्कूल एजुकेशन 2022 में जो हमारा आया 23 में हमारे पास आया था। यहाँ के लिए अगर कहा जाए तो आईसीटी को लेकर के इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विषय क्षेत्रों में आईसीटी का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन वेरियस सब्जेक्ट्स, इन ऑल सब्जेक्ट्स। दूसरा आता है, जैसा मैंने कहा कि 21वीं सदी के जो कौशल हैं उनको विकास करने के जोर में प्रौद्योगिकी का माध्यम, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी वहां पे एक मीडियम का काम कर सकती है। फिर आता है कि जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमारी शिक्षा जो प्रथाएं चल रही हैं, उनमें आईसीटी का उपयोग करने पे भी जोर दिया जा सकता है। और अगर हम इसके बारे में जिस तरीके से हमने अपने फाउंडेशनल स्टेज में देखा, अगर हम स्कूल एजुकेशन पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी और स्पेसिफिक हो रही है, थोड़ी और स्पेसिफिक एरिया में जा रही है। तो अगर आप देख सकते हैं कि जहां पे हम तकनीक सक्षम शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एजुकेशन, जहां पे जैसे अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी, जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, जहां पे हम हर तरीके के विद्यार्थियों को लेकर के चलना चाहते हैं, उसी के तुलनात्मक तरीके से अगर हम हर एक बच्चे, हर एक विद्यार्थी के हिसाब से शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पे दोनों तरह की लर्निंग या दोनों तरीके की शिक्षा को हम यहाँ पे सहयोग दे सकते हैं आईसीटी की मदद से। फिर उसके बाद अगर विज्ञान की हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फीचर्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो विज्ञान के शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आता है अनुभवात्मक शिक्षा, जहां हम अनुभव को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, जहां पे हम प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है इसके साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि प्रक्रिया होते वक्त में क्या क्या होता है। तो वहां पे बात आती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। और जब किसी भी विद्यार्थी के पास ये स्कोप आ जाए कि वो हर एक प्रक्रिया के बारे में सोच सके, एक प्रक्रिया में कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे उनके अंश हैं, उनके बारे में वो सोच सके, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंक्वायरी बेस्ड, अपनी जो जिज्ञासा आधारित शिक्षा है, उसमें बढ़ोतरी उसकी हो सकती है। शिक्षकों की भूमिका, जैसे मैंने बार बार आपको इस चीज के लिए, और हम कर भी इसीलिए रहे हैं शिक्षकों के लिए, क्योंकि शिक्षक हर कोई बन सकता है, जो पढ़ा रहा है या जो ये उद्देश्य रखता है कि उससे पढ़ाना है, तब वो एक शिक्षक बन जाता है। और इसके अलावा अगर वो हमारे कक्षा में है, हमारे प्रयोगशाला में, तब तो वैसे भी वो शिक्षक माना ही जाता है। तो उसका वहां पे योगदान रहता है सुविधा प्रदाता के तौर पे, फैसिलिटेटर। नाउ अब वो डिक्टेटर नहीं है, अब वो जो बोलेगा वो बच्चा सुनेगा, ऐसा नहीं है। वहां उसका मुख्य उद्देश्य है ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं इस पे उसका ध्यान रखना। बच्चा अगर कोई गलती करे, क्योंकि अगर विद्यार्थी है तो गलती होगी, अगर विद्यार्थी कोई अपना काम खुद करने लगेगा, क्योंकि वो किताब से सीधा नहीं पढ़ेगा, अब वो खुद चीजों को समझने लगेगा, तो उसमें उसको योगदान देना, प्लस उसका काम ये भी रहेगा कि आईसीटी को कहां और कितना जोड़ना है। क्योंकि जैसे पहली बात है कि आईसीटी बहुत सारा है, आईसीटी का पूरा भंडार है, आप हर जगह हर भंडार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उसमें से चुनना होगा। जिसमें हमारे बायोलॉजी में, हमारे जीव विज्ञान में एक वर्ड आता है सिलेक्टिव। जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने की जरूरत है, उसे जोड़ने की जरूरत है, वो देखने का काम करना, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना। और एक और यहाँ पे आपके पास संदर्भ आ रहा है मूल्यांकन, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टीचिंग लर्निंग की बात की, हमने बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग की बात की, बट एक चीज हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब तक मूल्यांकन नहीं होगा, हम आगे अपना विकास के बारे में उतने अग्रसर नहीं हो सकते जितना हमें होने की जरूरत है। तो असेसमेंट क्राइटेरिया में भी स्कूल में भी आईसीटी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब हम शिक्षण और अधिगम की बात करते हैं, अगर उसमें मूल्यांकन का जो हिस्सा है वो ना रहे, तो फिर ये जो पूरी साइकिल है ये
कंप्लीट नहीं होती है। और जब हम बात करते हैं शिक्षा के तकनीक के एकीकरण की, तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में बात करती है, और हम ये कह चुके हैं कि इसको आप ये ना समझें कि हम एक अध्यापक की जो भूमिका है उसको हम पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ एक तरीके से आप कहें कि एक एडिशन है उसमें कि शिक्षण जो है वो आईसीटी के उपयोग से और ज़्यादा सुगम और सरल बनाया जा सके और सब तक पहुंचाया जा सके। और ये जो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो समावेशी शिक्षा की हमने बात करी, और जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, व्यक्तिगत शिक्षा, क्योंकि हर जो बच्चा छात्र है वो बहुत अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी का एक इंटेलिजेंस का स्तर है तो वो दूसरे के बराबर होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स का पर्सनलाइजेशन करना या कस्टमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, केवल आईसीटी के माध्यम से ही संभव है। दूसरी हम बात करते हैं कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी आज एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पहचाना गया है। हम देखते हैं कि विश्व के कितने देश हैं, खासकर हम बात करें यूरोपीय देशों की, वो कितने आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करी, चीज़ों को समझा, और आज हम देखते हैं कि इसके बल पे वो कितने आगे आए हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं और बोलियाँ हैं, तो अगर मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाए, स्पेशली हम कहेंगे गणित जैसा और विज्ञान जैसा विषय, तो हम कह सकते हैं कि उनका इसमें जो रुझान है वो केवल बढ़ेगा ही। तो अगर अब हम बात करते हैं तकनीक और शिक्षण के सफ़र की, ये कैसे शुरू हुआ, ये कहाँ तक पहुँचा, और क्या हमें इसमें मैं कहूँगी कि एक डिफरेंस देखने को मिलता है। बिल्कुल। अगर आपको देखा जाए तो आपके पास जैसा हरप्रीत जी ने कहा कि हमारे पास आज आईसीटी की हेल्प से, आईसीटी को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, हमारे पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं। उसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपके पास एक एग्जाम्पल आ सकता है, अगर आप देख सके एक एग्जाम्पल आपके पास आएगा जहाँ पे आपके पास एक कंटेंट है, एक छोटा सा कंटेंट है, वो बहुत बेसिक लेवल का, बुनियादी लेवल का कंटेंट है, जहाँ पे एक ही कंटेंट को आपने इंग्लिश में लिखा है जी, उसी कंटेंट को आपने हिंदी में लिखा है, और उसी कंटेंट का, क्योंकि ये जीव विज्ञान का कंटेंट है, उसी का वहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो एक ही कंटेंट को एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 तरीके से लाया जा सकता है, वो भी एक ही वक्त में। ये पॉसिबल है, ये संभव है आईसीटी की हेल्प से। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अगर और हम आगे इसके बारे में सोचने के बारे में थोड़ा और देखें, तो आपके पास एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, उसी कंटेंट को जो अभी तक आपने लैंग्वेज वाइज, भाषाओं वाइज देखा, डायग्राम वाइज देखा, आप उसी कंटेंट को अब अगर देख सके तो 3D के हिसाब से भी समझाया जा सकता है। और वो जब समझाया भी जा रहा है, नीचे कैप्शन भी दिया हुआ है, आपको सबटाइटल्स भी दिया हुआ है, और इतनी सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म से अगर संभव है तो वो आईसीटी है। आईसीटी इसको संभव कर सकता है। इसलिए आईसीटी केवल एक तकनीक नहीं है, वरन वो विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। इट इज अ मीडियम, इट इज नॉट ओनली वन वे ऑफ डूइंग, इट इज बेसिकली पूरा का पूरा एक मीडियम है जहां आप अपने हिसाब से, जिसमें आपके पास सीमाओं से आपको वो परे ले जा सकता है। मतलब आप जहां अपना सोचना बंद कर रहे हैं, कोई और बच्चा, विद्यार्थी आपसे आगे निकल सकता है और अनगिनत संभावनाओं के लिए आपके लिए वो द्वार खोल सकता है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि ये जो इतने, मैं कहूँगी, एक ऑडियो वीडियो संसाधन जो है हमारे पास, ये आईसीटी की ही देन है, और इसी की वजह से चीज़ों को समझना और भी सरल हो गया है। आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं बहुत जल्दी, और इस बारे में भी हम डेफिनेटली एक सत्र आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिजिटल साक्षरता की, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां आज भी ऐसे कई इलाके हैं जो बहुत ही दूर दराज में बसे हुए हैं, जहां पर एक छात्र के लिए हर रोज़ स्कूल जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहां पर सबके हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन क्या हर कोई डिजिटल साक्षर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें आंकड़े क्या बताते हैं? बिल्कुल, एक सिंपल सा एक और एग्जाम्पल आपके पास एक उदाहरण दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। आपके जो स्टैटिस्टिक वाला जो आपका सवाल है उसका भी जवाब है हमारे पास, पर उससे पहले एक सिंपल सा यहाँ पे क्लास का एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे आईसीटी की हेल्प से ना सिर्फ शिक्षक क्लास में या कक्षा में अपनी हेल्प, मतलब अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि विद्यार्थी भी
अलग अलग रह करके एक साथ एकत्र हो करके शिक्षा, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है हमारे पास, जहाँ पे शिक्षक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके, उसका इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को, सारे के सारे विद्यार्थियों को एक जगह पे ला करके उनके जानकारी को एकत्र करवा करके, तस्वीरों का, वीडियो को साझा करके वह एक दूसरे के लिए प्रतिक्रिया भी आगे बढ़ा सकता है। अब जैसे आपकी बात आई है जी, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि यहाँ पर ही मुझे मेरा एक उत्तर मिला है जब मैंने कहा कि कई बारी हर रोज स्कूल जाना भी एक चुनौती है, तो भौतिक रूप से आप भले ही साथ ना हो, लेकिन वर्चुअल माध्यम से आप सब एक साथ होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी देन है आईसीटी की। बिल्कुल, इसलिए कहा गया कि आईसीटी अपने आप में पूरा एक माध्यम है, सिर्फ एक उपकरण, एक संसाधन या पूरा उपकरणों का लिस्टिंग नहीं है वो। बिल्कुल। अब जैसे आपने दूसरी एक बात कही थी कि डिजिटल लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं, अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, तो आखिर के और किस चीज की जरूरत है? तो आप यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, एक स्टैटिस्टिक आपके पास यहाँ पे है, जहाँ पे हमारे भारत देश का ही 2017-18 के करीब का एक रीजनल डिस्पैरिटी दिखाया गया है, जहां पे अभी भी, क्योंकि हमारा देश अपने आप में बहुत बड़ा है, वहां पे जितना हेट्रोजेनिटी है, जितना हम कहते हैं विभिन्नता है, उसको केटर करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईसीटी को जितना हो सके उतना दूर तक और पूरे अंत तक, हमारी पेरिफेरी तक पहुंचाया जाए। दूसरी एक बात है कि अगर आप एक और स्टैटिस्टिक देखें कि फिलहाल ऐसा माना जाता है कि 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के करीब 25% भारतीयों के पास डिजिटल लिटरेसी है। मतलब 70 से 72% लोगों के पास अभी भी यहाँ इस चीज को पहुंचाने की हमें जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा अगर हम कहते हैं तो आईसीटी के माध्यम से, क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक की तरफ से बात आई है कि आईसीटी के माध्यम से हम शिक्षा के भौगोलिक सीमाओं के पार ले जा सकते हैं, वह उसे सभी के लिए, जैसे आप हमेशा से, हम हर बार हमारा ये बात आती जा रही है, सुलभ बना सकते हैं। मतलब सिर्फ पहुंचना जरूरी नहीं है, कंफर्टेबल होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, और यह न केवल एक सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यावश्यक है। जी, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इसके लिए आईसीटी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, उसकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने बात भी करी चर्चा के दौरान कि कितना उपयोग करना है, किस दिशा में करना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारा मुख्य बिंदु है विज्ञान की शिक्षा। अब विज्ञान तो एक ऐसा विषय है जिससे कई लोग घबरा भी जाते हैं, और उसमें आईसीटी और जोड़ लीजिए तो वो भी अपने आप में है विज्ञान का ही, मैं कहूँगी, एक प्रोडक्ट है। तो आईसीटी विज्ञान में क्या कर रहा है? बिल्कुल, अगर आईसीटी विज्ञान में देखा जाए तो आपके सामने मैंने एक पिक्चराइज, जैसे बोलते हैं ना, एक पिक्चराइजेशन की हेल्प से, माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 क्लासरूम है, 2 कक्षाएं हैं। एक कक्षा में पारंपरिक, जिसे हम कन्वेंशनल टीचिंग कहते हैं, वो हो रही है, और दूसरी तरफ आईसीटी सक्षम हो रही है। आप अगर देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कभी भी टीचिंग की या फिर कभी भी शिक्षण की, हम हमेशा बात करते हैं सक्रिय शैक्षणिक संलग्नता की, एक्टिव एकेडमिक एंगेजमेंट। और ये चीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मुख्य तरीके होते हैं वो होते हैं कि हमारे शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं और हम उसे सुनते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं तो वहां पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वहां पे एक बच्चा एक ही वक्त में बैठ करके बहुत लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, चर्चा कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। ये संभव हो सकता है आईसीटी के इस्तेमाल से। दूसरा, अगर आप देखते हैं, एक और आपके सामने इमेज रखी गई, अगर आपको ये नजर आ रही हो तो वहां पे एक इमेज आपको दी है जहां पे डायग्राम बहुत अच्छा दिया है। ये सोलार सिस्टम है, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है। और अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं उसे, तो वहां पे भी सोलार सिस्टम, जो हमारा साइंस का, विज्ञान का एक बहुत मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है, वहां पे एक बच्चा उसी सोलार सिस्टम को पूरा अलग करके, पूरा उसे अपने मतलब कक्ष से निकाल के, पूरे एक एक जो ग्रह बोलते हैं उनको निकाल करके उनके बारे में अलग अलग पढ़ सकता है जी। ये संभव हो सकता है आईसीटी की मदद से। आप पहले वाले डायग्राम में देखिए, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा उसमें कंफ्यूज हो सकता है, उसमें भ्रमित हो सकता है। इसी तरह अगर और 2 एग्जाम्पल, अगर 2 और उदाहरण आप देखते हैं तो कई बार आपके सोच के विकास के लिए, आपके स्किल के डेवलपमेंट, कौशल के डेवलपमेंट में भी आप देख सकते हैं। जहां पे पहली अगर आप इमेज में देखते हैं, चित्र में देखते हैं, तो वहां पे पेपर्स, जो हम कागज हैं, उसको बहुत अच्छे से रखा गया है, नो डाउट। उसी तरफ आप दूसरी तरफ देखिए, वहां पे भी एक ही वक्त में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और लेकिन वहां पे कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा। बिल्कुल। वहां पे
अगर एक ने कोई काम किया है तो दूसरा उसके साथ सपोर्ट करेगा, उसे पता चलेगा कि कोई और क्या कर रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ संभव हो सकती है। और जैसे आप कह रहे हैं व्यक्तिगत शिक्षा के लिए भी अगर आप एक चित्र देख सकते हैं, तो जहाँ पे नॉर्मल हमारे जो रेगुलर लगातार जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उनके कंपेयर में उनके तुलनात्मक तरीके में अगर आप देखें तो बच्चे के पास ये स्कोप है, उसके पास इतना संभवित सोर्सेस हैं कि वो अपने हिसाब से उसे जब पढ़ना है, उसे अगर पढ़ना है तो इमेज से, उसे अगर पढ़ना है तो वीडियो से, उसे अगर पढ़ना है तो एनिमेशन से, ग्राफिक से, वो अपनी पढ़ाई या अपना जो भी पर्टिकुलर विषय है उसकी पढ़ाई और अच्छे से वो कर सकता है। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि चौक और डस्टर से हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ बढ़े और उसके बाद आज हम आ चुके हैं आईसीटी पे। और विज्ञान के क्षेत्र में आईसीटी का मैं कहूँगी कि जो योगदान है वो काफ़ी विस्तृत है। कई उन्नत तकनीकें हैं जिनका आज हम उपयोग करते हैं विज्ञान के जो जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाने के लिए। तो इस पूरे क्षेत्र के बारे में एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, हालांकि समय भी हमें थोड़ा इशारा कर रहा है कि थोड़ा जल्दी लेकिन क्योंकि ये क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़माना है ऑगमेंटेड रियलिटी का, वर्चुअल रियलिटी का, एक्सटेंडेड रियलिटी का, ब्लॉकचेन जैसे आपने बताया, तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि हमें तकनीकों की बारे में जानने की जरूरत है, उन्नत तकनीकों के बारे में जानने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक संक्षिप्त में हम एक पॉइंट और रखना चाहेंगे कि कौन से किस हद में, मतलब कौन से क्षेत्र हैं जहां पे विज्ञान अपना रोल प्ले कर सकता है, जहां पे आईसीटी विज्ञान की शिक्षा में अपना रोल दे सकता है। तो अगर एकदम संक्षिप्त में बताया जाए कि संसाधनों और सूचनाओं को पहुंचाने में, जैसे कि हम बात करते हैं डिजिटल पुस्तकालय की, हम बात कर सकते हैं डेटाबेस की, हम बात कर सकते हैं वर्चुअल संग्रहालय की, वर्चुअल फील्ड ट्रिप की, विज्ञान केंद्र की, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बोलें तो ये हो सकता है कि ऐतिहासिक खोजों के बारे में, वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को समझाने में हमें आसानी हो सकती है। इसी के साथ साथ जब हमें अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में, अगर हमें किसी टॉपिक को पढ़ाने में, किसी संदर्भ को पढ़ाने में कोई मदद की जरूरत है, तो इंटरैक्टिव सिमुलेशन की बात हो सकती है, वर्चुअल लैब की बात हो सकती है, क्योंकि जब विज्ञान की बात आती है तो लैब या प्रयोगशाला की बात ना की जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो वर्चुअल लैब की बात है, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियां की बात आती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, वीडियो है, एनिमेशन है, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स है, हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज होती है। फिर उसके बाद टूल्स, जैसे हम बात करते हैं अन्वेषण व रिसर्च करने हेतु उपकरण की, अनुसंधान करने हेतु की, जहां पे हम सिर्फ डेटा को लेते नहीं हैं, डेटा मिलेगा, डेटा को एकत्र, उस पे आप विश्लेषण करेंगे, उसका आप निष्कर्ष निकालेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, जैसा टेक्निकल वर्ड जब बात आ रही है, तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जहां पे साइंस में या विज्ञान में ऐसे बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमारे पास ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं जो काफी जटिल होती हैं, और सही में वो जटिल होती हैं विद्यार्थियों को समझने के लिए भी और शिक्षकों को समझाने के लिए भी, वहां पे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे बार बार मेरा केंद्र बन रहा है असेसमेंट, मूल्यांकन में, तो मूल्यांकन में तत्काल मूल्यांकन, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाए। जैसे अभी भी आपने बताया कि अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि अगर अभी मैं किसी को देख नहीं पा रही कि कौन लोग मेरा सेशन हमारा सत्र देख रहे हैं, आपको भी अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन उनके पास ये स्कोप है, उनके पास ये क्षेत्र है, उनके पास ये सीमा है कि वो हमसे जो सवाल चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर सत्र को लेकर के। तो ये जो हमें फैसिलिटी मिल रही है, ये हमें आईसीटी से मिल सकती है। शिक्षकों की भूमिका पे अगर एक संक्षिप्त बात कही जाए तो कही जा सकती है, सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी और उनकी भूमिका पे, फिर बात की जाती है उनके निरंतर डेवलपमेंट, विकास में, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे वो क्लासरूम में उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसके साथ साथ नीतियां बन गई, अब बात आती है रणनीतियों की, थोड़ा सा टेक्निकल है, स्ट्रैटेजिकल जिसे हम कहते हैं, कि हमें ये बताया गया कि नीतियां क्या कहती हैं, अब उससे क्लासरूम में किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से अपनी क्लास में उसका इस्तेमाल करना है, उसके लिए रणनीतियां बनाने की जरूरत है, और रणनीतियां बनाना सीखने की भी जरूरत है, जिसके लिए कार्यशालाएं हैं या प्रशिक्षण है या कार्यक्रम है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और
एक अगर इनफॉर्मल जिसे हम कहते तरीका है, तो जैसे हमारा विश्लेषण होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, या आत्मचिंतन जहां हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, बिल्कुल। आईसीटी हमें वो भी स्कोप देता है कि हम खुद का हम इसमें अपना ऑब्जर्वेशन या फिर अपना सेल्फ असेसमेंट दे सके। अब जैसे आप हमें कह रहे थे कि जो उन्नत तकनीकें हैं, उन्नत तकनीकी की अगर बात की जाती है तो हमारे पास आज मुख्यतः अगर मैं देखा जाए तो इन पांचों के बारे में बात की जाए जो मुख्यतः काफी एक बड़ा एरिया कवर कर रही है। इसके अंडर बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AR VR रियलिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। इनके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। लेकिन अगर आज के, जैसा आपकी तरफ से हमें आया है कि आज के अगर परिवेश में आज के दौर के हिसाब से अगर संक्षिप्त में या ब्रीफली इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे आगे के सत्र इसके बारे में बहुत विस्तार तरीके से बताएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर की जाए तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है व्यक्तिगत शिक्षा के लिए, चैट बॉट्स के लिए, जैसा आपने कहा चैट GPT हम यूज कर रहे हैं, वैसे ही चैट बॉट्स आ गए, व्हाट्सएप पे भी अब तो आ चुका है हमारे पास, हर जगह हर प्लेटफॉर्म में उसे यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक छोटा सा पॉइंट आता है स्वचालित मूल्यांकन, जहां पे आपके पास ऑटोमेटेड फीडबैक है, यानी वहां पे हमें इंतजार नहीं करना पड़ता कि 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हमें प्रक्रिया मिलेगी उसकी, या उसी प्रतिक्रिया मिलेगी, माफ कीजिए, उसी वक्त हमें उसका जवाब मिलता है। आभासी वास्तविकता या संवर्धित वास्तविकता, जिसे हम वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, जिसको अगर मैं एक वाक्यांश में कहूं तो आपके सामने इस चीज को लाके रख दिया गया है कि वो कैसा दिखता है, या फिर अगर आप उसमें कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो कैसा बन जाएगा, इसके बारे में आप उसमें और ज्यादा समझ सकते हैं। जी। इंटरनेट ऑफ थिंग की अगर बात की जाए तो उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा संग्रह के लिए, क्योंकि डेटा अपने आप में जब हम कोई चीज लेते हैं, क्योंकि साइंस जो इनका भी विज्ञान का है, अगर वैसे भी 10वीं तक विज्ञान सबने पढ़ी है, सबको पता है कि उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, बिल्कुल, प्रोसीजर होते हैं, हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, ये एक कॉमन सामान्य तौर पे यूज किया जाता है। तो उसको संग्रह करना, उसका विश्लेषण करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कह सकते हैं, या फिर उसके ऊपर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, उनके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक एक्चुअल में एक लाइन में कहूं सुरक्षित भंडारण है। जैसे आपने देखा होगा CBSE में ये बहुत देखा जा रहा है, हमारे NCERT में हम सबका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कितनों ने अटेंड किया, कितना अटेंड किया, किस तरीके से अटेंड किया। ये काफी हद तक हम भविष्य में देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक इसके ऊपर काम कर सकती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग का, जैसे हमने देखा होगा जब जूम आता है हमारे पास, जब हमारे पास ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उनमें भी ये स्कोप रहता है कि वो संसाधनों को अपने पास एकत्र करके रख सके, ताकि जब जिस भी उसके जो भी यूजर हैं, उपभोक्ता हैं, उन्हें इस्तेमाल करना है, वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इतनी सारी जो हमने चर्चा की है, गौरतलब बात यह है कि चर्चा सभी के लिए है, छात्रों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है और दर्शकों के लिए भी है। वो तो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर बांटेंगे, हमें ईमेल के साथ ज़रूर ईमेल के साथ संपर्क करेंगे। लेकिन आप खुद एक विज्ञान की शिक्षक हैं, आपने भी इस पूरी चर्चा का एक निष्कर्ष निकाला होगा, आपके अपने अनुभव भी रहे होंगे, तो वो भी आप हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल। अगर निष्कर्ष की बात की जाए, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ सामने रखा गया है, क्योंकि हमें विस्तार से हर चीज को करने की, हमें एक संक्षिप्त में हमने सब चीजों का सुपरफिशियल जिसे हम कहते हैं वो हमने सामने लाया है, विचार सामने लाए। तो अगर कहा जाए तो ICT शिक्षण व अधिगम में क्रांति ला रहा है, और वो छात्रों को जोड़ने एवं उनकी समझ को बढ़ाने के लिए नए तरीके हमेशा प्रदान करते रहा है, करेगा। दूसरा, हमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके लिए आज हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमें हर तकनीक का विस्तारित विश्लेषण करने की जरूरत है कि हमें चुनौतियों पे भी सचेत रहना होगा। जी। और जैसे कि बुनियादी जो ढांचे हैं, सीमाएं हैं, हमारी बुनियादी ढांचे की जो सीमाएं हैं, हमारी जो शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हमें उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर आपके पास रखा जाए तो आपके पास एक छोटी सी जो कॉल ऑन एक्शन कहा जाता है, या एक एक्टिविटी, वो आप ये देख सकते हैं कि विज्ञान की शिक्षा में आप अपने अनुभव को कैसे उपयोग में लाते हैं। आपके पास परिस्थिति दी गई है, चुनौती दी गई है, आपने उसका समाधान कैसे किया, आपने किस तरीके से परिणाम निकाला और आपने सीखा क्या। आपके सकारात्मक और आपके नकारात्मक दोनों पहलुओं के ऊपर आप अपने विचार रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मतलब हमने शब्द हैं जो हमने हिंदी में प्रस्तुत किए, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा आमतौर पे अंग्रेज़ी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। तो ये स्लाइड आप ज़रूर देखें और आप इनको बाद में पढ़ भी सकते हैं।
और समय का अभाव है, नहीं तो बातें तो बहुत कुछ हैं करने के लिए। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी एक ऐसा सत्र जिसमें आप भाग ले सकते हैं और आप अपने ज्ञान बटोरा है इस सत्र के माध्यम से आप अपना भी विश्लेषण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। और इसके लिए जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट पर जो है ciet.ncert.gov.in। तो ये वेबसाइट हमारी देखिए और इसमें आप जाएं हमारे इस भाग में जिसे हम एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और इसमें आपको विकल्प चुनना होगा वर्कशॉप और ट्रेनिंग का। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे इस पेज पर तो आप देखेंगे हमारा ये विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम के लिए ICT, जो कि हमारा इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक है। ये आप देखेंगे इस पे ये क्यों हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हमने पूरा एक आर्टिकल लिखा है जिसे आप ज़रूर पढ़ें, उद्देश्यों को ज़रूर जानें, कौन भाग ले सकता है। और आज पहले दिन हमने बात करी विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम के लिए ICT नीतिगत परिप्रेक्ष्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र पर। कल इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन है जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम के लिए ऑडियो और वीडियो संसाधनों के बारे में। हमने एक बहुत हल्के से इसको छुआ भी था, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा आप कल देख सकते हैं। और यह कार्यक्रम की अनुसूची, जी हाँ, कौन भाग ले रहे हैं, क्या शीर्षक रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर जो हमारा सत्र हम पूरा कर रहे हैं उसका हम लिंक यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं आप सभी के लिए, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। और कैसे भाग लें, जी हाँ, अब कैसे हम भाग ले सकते हैं इस असेसमेंट में, तो इसमें कुछ चरण हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। पहला चरण है आपको अपना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें या इस QR कोड को स्कैन करें। दूसरे चरण के अंतर्गत आपको हमारे सभी सत्रों को बहुत ध्यान से देखना होगा जिनका सजीव प्रसारण हम इन माध्यमों से आप तक लेकर आ रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तीसरा चरण है ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नामांकन करके सत्रोत्तर गतिविधि में भाग लेना और प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये एक पूरा ऑनलाइन कार्यक्रम है, ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आप भाग लेंगे, और अगर आप 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो फिर आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके बारे में जो भी दिशा निर्देश हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और अंतिम जो चरण है वो है अपनी प्रतिक्रिया देना, आपके सुझाव, आपकी राय हम तक पहुँचाना। और इसके लिए भी आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और ये तो पूरे कार्यक्रम की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन हर सत्र की प्रतिक्रिया भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कैसे? training.helpdesk@ciet.nic.in पर लिखकर या फिर हमें सत्र के दौरान कॉल करके। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के सत्र से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। और इन बातों को हमें किसने सिखाया? हमारे अतिथि ने। जी हाँ, तो चलिए उनका धन्यवाद भी कर देते हैं। रुचि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके योगदान के लिए सत्र में। और अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण घोषणा की ओर। जी हाँ, ये बात है एक प्रतियोगिता की। यहाँ पर भी एक प्रतियोगिता है आपके लिए, और ये है वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक कंटेंट प्रतियोगिता। यदि आप एक शिक्षक, प्रशिक्षक, छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए आप CIT की वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2024। और अब सत्र का समापन करने का समय हो चुका है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आगे आप कौन सा कार्यक्रम देख सकते हैं। एक नज़र डालते हैं कार्यक्रमों की सूची पर। ये सभी कार्यक्रम हैं जो आज आपने दिन भर में देखे। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा कार्यक्रम सहयोग, जिसका शीर्षक है डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडोलेसेंस, अ स्किल फॉर लाइफ। इसके साथ ही मैं हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति, लेकिन हमारे ज्ञानवर्धक और शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।